कुछ लोग अपने माँ बाप को भी बीमार हालत में फेंक के भाग जाते थे। सपा सरकार थी, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अमर हसन जी से हमारी हार्ट टॉक हो गई। और लोगों को भी हार नहीं मानना चाहिए, कोई भी काम करने के पहले लड़ना चाहिए, अपने घर से भी और समाज से भी। अपने में आपस में लड़ाई कर रहे थे और पुलिस वाले जबरी ले जा रहे थे, वो जा नहीं रहे थे। उसको भी अगर आदमी कोई सामान देता तो ऐसे फेंक के देता। तो जब हम समाज के हमारे लोग तो भगवान के रूप में, ऐसे क्षेत्र में आप समझ लीजिए MBA का छात्र जो दरोगा का लड़का था, अब BHU में आप पढ़ाई करने नशे के लत में हो गया, पागलों की तरह 10 साल घूम रहा था। 10 किलोमीटर दूर पांडेपुर पैदल जाता था जी। और मैं कभी भी किसी चीज के लिए मांगता नहीं, मुझे ये पता कि अगर हम मेहनत करेंगे हमको ये मिल जाएगा। चलते चलते वो आज बाइक एम्बुलेंस का जो है रूप ले लिया। लोगों के बीच में आज बाइक एम्बुलेंस है, ले चलेंगे तो बोल रहे हैं आपका नाम क्या है, हम कहे मेरा नाम अमन है। कहे हम आप ही को तो खोज रहे हैं। 2000 4000 अनाप शनाप पैसा, वो हम लोग जेन्युइन पैसा, अगर गरीब है तो फ्री में भी छोड़ दे। तो एम्बुलेंस ऐसे चल रही है था। हाँ। और उस समय 1 रुपया मुहिम नहीं चल रहा था, लेकिन वो बच्चा कोविड पीरियड में या जो भी छत से गिर गया था, उसके माँ बाप इधर उधर। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता यादव, बनारस ग्लोबल टाइम्स से। स्वागत है आपके पसंदीदा पॉडकास्ट में, जहां हम रूबरू होते हैं ऐसे लोगों से जिनकी जिंदगी एक प्रेरणा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी के युवा समाज सेवी अमन कबीर, जिन्हें लोग नेकी का फरिश्ता भी कहते हैं। एक ऐसा युवक जो कि बचपन में फर्स्ट एड का एक छोटा सा बॉक्स लेकर सड़क किनारे पड़े घायल, बेसहारा, जरूरतमंद लोगों के लिए मदद की शुरुआत की और अपनी सेवा यात्रा शुरू की। और समय के साथ साथ बाइक एम्बुलेंस, माँ का आश्रम, 1 रुपए की मुहिम के जरिए बनारस के लोगों का दिल जीत लिया। आज हम इनके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे एक छोटे से बच्चे का कदम हजारों लोगों की आज जिंदगी को बदल रहा है। अमन जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अमन जी, बताइए आपके नाम के साथ कबीर कैसे जुड़ा? इसका कोई खास किस्सा या जिससे आपको ये पहचान मिली? पिछले 2014 में चौक थाना प्रभारी, वर्तमान में उस समय कोतवाली थे, उसके बाद चौक, उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि यार अमन, आप अमन यादव की जगह अमन कबीर कर देते तो बहुत अच्छा रहता। तो मुझे ये सब समझ में नहीं है। मैं गया, जो सही रहता है, मैं गया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अमन कबीर कर दिया और उसके बाद से लोग अमन कबीर के नाम से लोग जानने लगे और यहाँ से अमन कबीर हो गया मैं। अमन जी, क्या कबीर नाम जुड़ने के बाद लोगों का नजरिया आपके काम के प्रति बदला? क्या इससे आपकी पहचान और मजबूत हुई? नहीं, देखिए, जो कबीर नाम है हमारा, वो नाम कबीर होने के कारण अब लोगों का व्यवहार भी कहीं कहीं, तो जो पुराने समय में कबीर का एक बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी व्यवहार करते हैं कि जो मतलब ऐसे क्या है, कबीर लगने से ना मेरी जाति समझ में आती है ना मेरा मतलब समझ में आता है कि हम कौन है क्या। लेकिन ये है कि कबीर लग जाने से हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि कबीर एक धर्म और जाति में, कबीर का मतलब है इंसानियत। तो इंसानियत का कबीर का नाम आते ही इंसानियत का नाम आ जाता है। तो आज के डेट में जो नाम हमारा कबीर वो सही। क्या आपको लगता है कि कबीर केवल एक नाम ही नहीं, आपकी एक जिम्मेदारी भी बन गया, पहचान ही नहीं कि एक जिम्मेदारी भी है? हाँ, लोग फोन भी करते हैं कि कोई बिहार का, कोई कहीं का। तो पहले लोग अमन अमन कहते थे, लेकिन अब मिस्टर कबीर या कबीर जी या कबीर, तो जिम्मेदारी तो हो ही गई है कहीं ना कहीं इस नाम आ जाने के कारण। अच्छा अमन जी, आपके बचपन का वो कौन सा पल था जब आपके मन में सेवा का ये बीज पड़ा कि ऐसा क्या देखा जिसे भूल नहीं पाया, ऐसा लगा कि हाँ मुझे भी लोगों की सेवा करनी चाहिए? जब मेरा उम्र लगभग 12 साल का था और मैं बहुत शरारती बच्चों में मेरा वो था, और तब मेरे पापा हर पिता सोचते कि मेरा बेटा IAS IPS या जो भी जी, तो वो भी सोचे कि हमारा बच्चा कुछ बने।
तो मेरे पापा, हम कहीं भी, जैसे बिस्मिल्लाह खां जी का निधन हो गया तो मैं भाग गया स्कूल से, या साधु संतों का अनशन हो रहा था गंगा बचाने के लिए, वहां भी। तो इस चीज को देख करके पापा मुझे घर ले आए और पैर में जंजीर बांधे कि मैं ये कार्य न करूं, मैं जो बिना बताए भाग जाता हूँ, न भाग पाऊं, सुधर जाओ। दवा की दुकान पे भी रख दिए कि दवा के दुकान पे काम करने लगूं, सीखने लगूं, दवा का काम करने लगूंगा भविष्य में, जिससे आप इससे दूर हो जाए। हाँ, दूर हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसे लोगों की मदद करनी थी, तो जहां दवा की दुकान पे रखे, वो उसी के जस्ट सामने जिला हॉस्पिटल था पहले, शिव प्रसाद गुप्त जिला हॉस्पिटल कबीर चौरा। तो जब वहां पानी लेने जाता तो देखता था कि जो जहर खुरानी मरीज होते थे या मानसिक विक्षिप्त मरीज होते थे या कुछ ऐसे लोग होते जो अपने, उस समय तो मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता हो गया क्योंकि रोज वही देखना हो रहा है। कुछ लोग अपने माँ बाप को भी बीमार हालत में फेंक के भाग जाते थे, अपने भाई को भी बीमार हालत में संपत्ति के कारण, जैसे मिर्जापुर के हैं, जैसे बिहार के सिवान के रहने वाले हैं, कौन जान रहा है उनको, यहाँ लाए इलाज के नाम पे टीचर पे छोड़ के भाग गए। तो ऐसे में आते जाते जब मंडली हॉस्पिटल में जाना शुरू हुआ तो वहां जो बेड रहते थे वो इतने गंदे रहते थे, या इंसान बेड पर से गिरा हुआ है, चूहे रेंग रहे हैं उनके ऊपर, कुत्ते जाके उनको जो है उनके ऊपर लांग रहे हैं, और ऊपर से कबूतर आ रहे हैं, और बहुत गंदगी, न पंखा। तो ये दृश्य देख करके कि, और इतने स्मेल थे, तो एक मैं वहां से एक आंदोलन बना दिया। जब भी कोई नेता आते थे, कोई अधिकारी आते थे, तो उस वार्ड में जबरी ले जाता था, एक बहाने से ले जाता था कि सर प्लीज चलिए देख लीजिए। तो जब वो देखते थे तो कोई लाइट बदलवा देता था, कोई बेड बदलवा दिया, किसी को, जैसे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि जब सपा सरकार थी तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अमर हसन जी से हमारी हार्ट टॉक हो गई। उन्होंने कहा कि अरे जाओ तुम लोग, ये काम ये क्या करते हो, दलाली उलाली वगैरह। लेकिन हम अपना काम किए। लेकिन आज के डेट में जो वार्ड है, हर वार्ड में एक 15 बेड का वार्ड बन गया है। कोई व्यक्ति कूड़े की तरह पड़ा नहीं रहता है। कोई इंसान जो है अगर बेड पे है तो रोज एक कर्मचारी जाते हैं, उनका ड्रेसिंग करते हैं, उनको उठाते हैं, उनका सीटी स्कैन होता है, उनका एक्सरे होता है, डॉक्टर जाके विजिट करते हैं। वहां पर तो डॉक्टर पहले विजिट भी नहीं करते थे और केवल आते थे, बस उनको जो अनुभव होता है कि वो बता देते सर ऐसे वो अनकॉन्शियस है, बेहोशी में है, तो लिख देते थे अनकॉन्शियस या जो भी। तो बहुत बदलाव भी हुआ और बहुत हमको उस समय भी दिक्कतें होती थी कि कोई हमें परेशान करता था, कोई हमको पागल कहता था, दुनिया। तो ऐसे कंडीशन में हम हार नहीं माने और लोगों को भी हार नहीं मानना चाहिए। कोई भी काम करने के पहले लड़ना चाहिए, अपने घर से भी और समाज से भी। फर्स्ट एड का छोटा सा बॉक्स और सड़क किनारे पड़े लोगों की मदद, ये शुरुआत कितनी मुश्किल थी आपके लिए? देखिए, ये क्या कहते थे, ये शुरुआत एक पत्रकार के द्वारा ही हुई। एक वरिष्ठ पत्रकार थे शरद दीक्षित जी, इस समय वो सीतापुर में हैं जी। उन्होंने मुझे जब मंडली हॉस्पिटल में एक विदेशी था और वो भी, उनका पैर फ्रैक्चर था, वो विदेशी बहुत पूरे डॉक्टरों को परेशान किया, केवल मेरा बात मानते थे। तो वो आए, मतलब उनके ऊपर खबर बनाने जब आए तो उन्होंने हमसे बोला कि अमन यार, रोड पे भी लोग पड़े रहते हैं, उनकी भी तो मदद करना चाहिए। तो जिस दुकान में हम काम करते थे वहां छोड़ चुके थे, ये 2016-17 की बात है। तो हम उस दुकान पे गए कि भैया हमको कोई दवा ववा दे देंगे, तो वो हमको एक बेटाडीन, एक बैंडेज, एक कॉटन, एक दर्द का और एक 100 रुपए का, हम गांधी जी वाला जो झोला नहीं होता है वो झोला खरीदे, एक लोग से 100 रुपया मांगे और झोले में रख करके और चलने लगे। तो जब जाने लगे उसी दिन, तो गोलगड्डा पे एक मुसहर समाज के लोग अपने में आपस में लड़ाई कर रहे थे और पुलिस वाले जबरी ले जा रहे थे, वो जा नहीं रहे थे और उनका सर फटा हुआ था। तो उसी मलहम से उनका ड्रेसिंग किए और उनको ब्लीडिंग करके उनका जान बचाए। और उसके बाद से फिर मेरा एक मित्र है, सोशल मीडिया आईडी बना दिया और उस आईडी के माध्यम से लोग जुड़ते हैं कि कोई दवा है, कोई मलहम है, कोई अलग अलग चीज मिले। और आज फर्स्ट एड वॉक लोगों के लिए भी जान बचाता है रोडों पे। क्या जब आप समाज सेवा करते हैं तो आपने बताया ना कि लोग पागल समझते थे ऐसा, तो क्या या मतलब ये चीज आपको मतलब कभी रोकने की कोशिश की, मतलब इस तरीके से लोग आपको बोल रहे हैं, उस समय आपको खुद को कैसे संभाला? इस तरह की बातें जब होती थी तो आपको
कैसा लगता था, कैसे आपको आपने खुद को संभाला उस दौरान? देखिए, जब ऐसे काम जब ये कार्य ऐसे है कि लोग सोचते हैं कि जैसे एक जो कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति होता है घर मोहल्ले में और हर जगह जाके, उसको भी अगर आदमी कोई सामान देता है तो ऐसे फेंक के देता है। तो जब हम समाज के हमारे लिए वो लोग तो भगवान के रूप में, लेकिन समाज के लिए वो कूड़े के रूप में, क्योंकि वो नाली किनारे पड़े रहते थे, क्योंकि वो अस्पताल के बाहर पड़े रहते, तो ये लोगों को कूड़ा समझ कर इन लोगों को, जैसे कोई डेट कर जाता है तो बहुत लोग कोविड पीरियड में आप देखे होंगे कि बहुत लोग जो है शायद दरवाजा भी नहीं खोलते, केवल पता हो जाए कि अमन आया है तो वो दरवाजा भी नहीं खोलते थे, झोला में ऐसे लटकाते। लेकिन हमको पता होता था, हम सुनते थे कान से और चले जाते थे। लेकिन जहाँ कोविड मरीज भी होते थे उनको उठाना, उनको ले जाना, यहाँ तक कि कोविड बॉडी भी रहती, तो ये सब बहुत लोग, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपने में बात किया कि पागल जा रहा है, देखो वो अब साइकिल से आया ना, तो पागल उठाएगा उसको, वो भी पागल है, लेके जाएगा, यहाँ तक सुने। लेकिन वो सब अनदेखा करके आज वही व्यक्ति लोगों के बीच में पर्चे दे के, अरे यार ये लड़का बहुत काम करती है। हम नहीं करते, ये हमारे महादेव की कृपा है कि हम ऐसे लोग को कर पा नहीं तो जो डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करने के पहले पूरा प्रिकॉशन लेते हैं पूरा, लेकिन हमको कितना भी गंभीर घाव कीड़े तक पड़ जाते, लेकिन हमको जैसे भी हो सकता है उनका ड्रेसिंग कर देना और उनको नहला उला के, यहाँ तक कि ऐसे क्षेत्र में आप समझ लीजिए MBA का छात्र जो दरोगा का लड़का था, अब BHU में आया, पढ़ाई करने नशे के लत में हो गया, पागलों की तरह 10 साल घूम रहा था, और उसको नहला उला करके जब नया किए, अपना नाम बताया, बोला कि MBA का छात्र था, और फिर सोशल मीडिया ने उसको घर भेज दिया। लगभग 1000 लोग, मिसिंग लोग, फेसबुक और दुनिया भर की सोशल मीडिया की ID के माध्यम से आज अपने घर गए लोग। यहाँ तक कि लोग अपने घर वालों का अंतिम संस्कार कर चुके थे कि अब नहीं आएंगे, पिंडदान हो चुका था, 13 ही हो गया था, लेकिन वो जिंदा मिल गए हमारे बाद। तो कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग और लोगों की ताना भी हमको हिम्मत और हौसला दी, और वो मेरे लिए आशीर्वाद था, ना कि उनका ताना था। आपको किसी ने बाइक गिफ्ट की थी, जिसके बाद बाइक एम्बुलेंस शुरू की आपने जी। तो उस दिन आपको कैसा लगा कि हाँ आपकी जिंदगी बदल रही है? उसके बाद से आपको क्या महसूस हुआ? देखिए, हमारा क्या है कि मेरी जिंदगी नहीं बदल रही, हम उन लोग की जिंदगी बदलने के लिए मेरा जन्म हुआ है कि जिनकी जिंदगी आई हुई थी, लेकिन उनके घर वाले उनको जिंदगी को खराब कर दिए। और मेरी जिंदगी देखिए क्या है, हम बाइक भी अगर हमको मिला तो आज उस बाइक को बाइक एम्बुलेंस, वो बाइक ऐसे मिला, मैं यहाँ से मतलब अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर पांडेपुर पैदल जाता था जी। और मैं कभी भी किसी चीज के लिए मांगता नहीं, मुझे ये पता कि अगर हम मेहनत करेंगे हमको ये मिल जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा चीज हो। यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि आप मोदी जी से मिले, हम कि नहीं, हम नहीं मिले, जब समय आएगा तो वो भैया हमको फोन किए और कहे कि हम आइए, तो बस हमको नहीं पता, बस हम गए, वो हमको अपनी बाइक की चाबी दे दी। उस बाइक को 1 महीना चलाने के बाद मेरे मन में आया कि बाइक एम्बुलेंस बना दे। तो जो कोका कोले का बॉक्स होता है ना, उस बॉक्स को पीछे बांध करके बाइक एम्बुलेंस लिख करके उसमें दवा मलहम पट्टी रख करके और चलने लगे। फिर चलते चलते वो आज बाइक एम्बुलेंस का जो है रूप ले लिया, लोगों के बीच में आज बाइक एम्बुलेंस है। अमन जी, लावारिस लोगों का अंतिम संस्कार कराना अपने आप में भावात्मक रूप से काफी भारी होता है जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि जब आप काफी मतलब कोई भी किसी का आपने अंतिम संस्कार कराया हो जिसको मतलब आप काफी टूटे हो, किसी के सामने, चिता के सामने आप बहुत टूटे हो, जिनका अंतिम संस्कार कराने के दौरान? पिछले कई सालों से लगभग हजारों सौ का खेल, लेकिन टूटे तो नहीं, लेकिन हाँ ये शुरुआत में होता है ना, जैसे कोई कार्य आ गया, अब 100 को उठाने के लिए 4 लोग की जरूरत परमानेंट पड़ती है, लेकिन ये हम नहीं सोचते कि कैसे होगा, ये मन में आता है कैसे, ये कहाँ, मतलब चलो अच्छा हो जाएगा। अभी आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण बताएंगे, वो सच्ची उदाहरण है, ना कि झूठी है। रात्रि 2 बजे लगभग डॉक्टर का फोन आता है कि एक महिला का डेथ हो गया है और उनके साथ एक पति है, पास में पैसा नहीं। मैं 2000 रुपया निकाला और 2 या 3000 रुपया बाइक 1 रुपए मुहिम से निकाला, जेबा में रखा और आया हॉस्पिटल, बॉडी निकाला। आप समझिए कि कैसे प्रभु रात में आते हैं, भगवान स्वयं नहीं आते, किसी रूप में आते हैं। मैं जब बॉडी निकाला तो मैं मन में आया कि ट्रॉली मिल जाता, तो हम रोड पे गए तो एक ट्रॉली ऐसे गुजरा और रुका नहीं।
फिर दोबारा पीछे दूसरे थे, एक ट्रॉली खड़ा हुआ था, 2 आदमी खड़े हुए थे। हम तो उनके पास हम गए, क्योंकि 100 को लोग ले नहीं जाते। जी। तो हम बोले भैया एक बॉडी है, ले चलेंगे? तो बोल रहे हैं आपका नाम क्या है? हम कहे मेरा नाम अमन है। कहे हम आप ही को तो खोज रहे हैं। हम कहे हमें क्यों खोज रहे हैं? तो बोले कि इसलिए हम खोज रहे हैं कि हमारी मम्मी को ब्लड चाहिए। अच्छा। किसी ने आपका नाम बताया। हम कहे भैया पहले मेरा ये काम कर दो, हम कर। अब वो आ गए। फिर हम गए सीढ़ी लेने, सीढ़ी वाली दुकान बंद थी। रात को 2:30 बज रहा था, फोन नंबर था, फोन किए, वो कहे जो सीढ़ी है ले लीजिए। फिर गए मार्किन लेने, मार्किन की दुकान खुली थी, पैसा दे ही रहे थे, सामने से एक आवाज आया, संदीप होटल था वहां पे कुछ। तो उन लोगों ने कहा अरे यार अमन यहाँ, जितना वो दुकानदार पैसा बोला था 800 रुपये, उतना वो अपने यहाँ 800 रुपये हमको दे दी, वो भी सामान का पैसा। और जब वहां आए तो हम किसी भी काम को करते कुछ वीडियो फोटो, तो हम सोचे कि हमारा कैमरा खराब है तो हम फोटो ले लें, किसी से ले लेगा। तो हम एक कर्मचारी से बोल रहे, तो बोल रहा है अरे यार आज ही हम 1 लाख का मोबाइल लिए हैं, तुम्हारा मुर्दा फुर्दा लें, हम नहीं लेंगे। तो हम अपना चले हैं। तो बरमनाल के एक पवन भैया थे, जब बॉडी उठा के टाली पे रखे तो वो बोले कि अमन अरे यार आप तो वीडियो फोटो बनाए। उनको नहीं पता था कितना हमारे साथ हुआ है। तो हम कहे भैया हम आपको तो बोले नहीं, कि हम ऊपर थे, वाइफ को भर्ती लेकर थे, तो हम सोचे नीचे चले, देखे तुम सेवा करे तो तुम्हारे वीडियो फोटो व्हाट्सएप पे भेज दिए। तो ये कैसे हुआ? और जब घाट पे पहुंचे, हम लोग 3 आदमी थे, तो हमारा पेट्रोल खत्म हो गया, तो हम रुक गए। फिर पेट्रोल भरा पहुंचे, उस बॉडी के पीछे कम से कम 10 लोग थे। और जब उठा तो हम लोग पूछे भैया आप कौन? तो बोले कि मेरा नाम, मैं झारखंड से हूँ, ये पटना से, ये दिल्ली से। और उस बॉडी को कंधा देने में भी 10 लोग अपने आप आ गए, बिना बुलाए, बिना फोन किए। और जब तक बॉडी में अग्नि नहीं, मतलब आग नहीं लगा, तब तक कोई नहीं गया। तो ये कौन करा रहा है? कोई तो है रात्रि में। तो ऐसे भी कई ऐसी घटनाएं हुई। विदेश से 2 एम्बुलेंस भेजी गई थी। ये हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। आपको ये खबर जब मिली तो कैसा महसूस हुआ आपको? नहीं, देखिए कोविड पीरियड में मुझे 2 लोग एम्बुलेंस देने के लिए बोले हुए। अच्छा। तभी एक फोन आया है जापान के गणेश अंकल यादव से, क्योंकि वो इसलिए फोन आया कि हीरालाल यादव जी एक समाज सेवी थे, जो पूरे भारत में बेटी बचाने के लिए साइकिल से यात्रा कर रहे थे। उनको कोविड हो गया आगरा में। तो मरने के पहले वो यह बोले अपने बेटे से, जो सिंगापुर में उनके बेटे रहते वो आए थे, बोले कि व्हाट्सएप पे लिख दो कि मैं रहूं या ना रहूं, बनारस में एक अमन कुमार यादव है, अमन कबीर, उसकी मदद करना। तो वो अपने मित्र के, और एक लिखवाने के बाद 1-2 दिन में डेथ हो गया। तो उनके मित्र की, जो गणेश यादव जापान, उनका ये सोचना था कि हम अपने मित्र के नाम पे अमन को 10 एम्बुलेंस दे दे। वो हमको बोले कि मैं 10 एम्बुलेंस दे रहा हूँ। तो मैं बोला कि हमको 10 नहीं चाहिए, हमारे पास 2 एम्बुलेंस की बात हो गई है, 1 लेंगे, हमको नहीं चाहिए। तो वो रिक्वेस्ट किया कि मेरा मित्र मरने, ये सब कहानी बताएं, मेरा मित्र मरने के पहले आपको बोला है। तो हमारा कहना है कि ठीक है 1 दे दीजिए। तो 1 का जब हम अकाउंट नंबर दिए तो वो 1 हफ्ते बाद 2 एम्बुलेंस का और पैसा भेज दिए, लगभग 3 गाड़ी दिए। और वो गाड़ी देने के बाद फिर बोले कि और पैसा भेजे। हम कहे नहीं, हम इतना नहीं, क्योंकि लेना बड़ी बात नहीं है जी। उसका जिम्मेदारी निभाना। तो उसके बाद जो है 2 एम्बुलेंस अभी फिलहाल में है। और वह एम्बुलेंस जो 2 साल सवारियों को और कोरोना पीरियड मरीजों को फ्री में चले, लेकिन अब कुछ चार्ज पे जो लोग एम्बुलेंस वाले शोषण करते हैं काशी में, 2000-4000 अनाप शनाप पैसा, वो हम लोग जेन्युइन पैसा, अगर गरीब है तो फ्री में भी छोड़ दे। तो एम्बुलेंस ऐसे चल रही है। माँ के आश्रम में इस समय कितने लोग रहते हैं और किस तरीके से आप देखभाल करते हैं? देखिए मैं छाया कबीर की कुटिया बनाया था अपनी माँ के नाम पर। छाया कबीर। और वहां पे उन लोग को रखते हैं कि जो लोग भूले भटके होते हैं, जिनके घर वाले 2-4 दिन आने में देर होता है, तो उनको वहां रख करके उनका खाना पीना व्यवस्था कराते हैं। लेकिन एक आश्रम सारनाथ में, वहां पे लगभग 50 लोगों को अभी भी रखे हैं। और उन लोग के हम एक तरह से बेटे हैं। जब भी जाते हैं उनको नाम पता हो जाता है कि अमन आए हैं, तो तुरंत दौड़ के सभी लोग, तो 50 लोग अभी आश्रम में हैं। और मन जी, 1 रुपए की चंदा मुहिम वाकई अनोखी है अपने आप में। हाँ। तो ये आइडिया आपको कैसे आया और लोगों की किस तरीके से इसमें प्रतिक्रियाएं मिली? देखिए 1 रुपया जो था ना, ऐसे ही हम बैठे थे जी। तो मेरे मन में आया कि 1 रुपया एक रिक्शा वाला भी दे सकता है, 1 रुपया जो जिनको लोग भिक्षाटन करते वो भी दे सकता है, 1 रुपया एक अरबपति आदमी भी दे सकता है, चाहे अंबानी भी दे सकते हैं, चाहे कोई भी दे सकता है। तो ये 1 रुपया पैसा नहीं है, ये लोगों की दुआ है। जैसे किसी की
बच्चे का कोई बच्चा है वेंटिलेटर पे और उसके पापा इलाज करा, उसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में वो हमसे अगर मांगते हैं तो वो मदद जैसे हम 25,000, 50,000, 1 लाख नहीं दे सकते, लेकिन अगर 5,000 भी दे देते हैं तो वो 5,000 उस बच्चे के लिए आशीर्वाद होता है। मेरा एक मित्र था, राहुल नाम है, वो हमें फोन किया, बोला कि उसका बेटा हुआ था, वेंटिलेटर पे था, बोला कि अपना नाम हम नहीं बताया, बोला कि हम फलाने बोल रहे हैं और हमारा बेटा वेंटिलेटर पे, आप मेरी मदद कर देंगे। तो हम उसका आवाज पहचान लिए, तो हम बोले अबे आप ही ने बोल रहे हो? तो बोला कि हाँ यार ऐसी ऐसी बात। और हमने उससे बोला कि ये पैसा जाएगा, तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा, जो कि डॉक्टर बोल चुके थे कि तुम्हारे मतलब बच्चे का जान खतरे बहुत ज्यादा है। तो ये 1 रुपया के माध्यम से उसको 10,000 रुपया भिजवाएं, और 10,000 जाने के बाद उसका फोन आता है 2-3 दिन बाद, अमन हमारा बेटा घर आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोगों का पैसा नहीं है, ये चंदा नहीं, ये आशीर्वाद है, लोगों की दुआ है, लोगों का प्यार है, ताकि लोग भले उठा के अस्पताल ना पहुंचा पाए, शायद उस पैसे से वो सोच लें कि हम अस्पताल पहुंचा देंगे। अमन जी, अब तक की आपकी सेवा यात्रा में कौन सा ऐसा केस आया जो आपके दिल पर काफी गहरी छाप छोड़ गया, जिसे आप आज तक कभी भूल नहीं पाए? हमारे लिए तो हर केस हाँ एक समान है, लेकिन एक बच्चा था, हाँ, और उस समय 1 रुपया मुहिम नहीं चल रहा था, लेकिन वो बच्चा कोविड पीरियड में या जो भी छत से गिर गया था, उसके माँ बाप इधर उधर हॉस्पिटल में जा रहे थे, पैसा नहीं था, तो किसी ने मेरा नंबर दिया कि अमन को, और वो लोग हॉस्पिटल आए, हम इलाज करा के डॉक्टर बोले कि हम इलाज नहीं करेंगे, तो हम डॉक्टर साहब से मेरी बहस हो गई, हम बोले कि आप कहाँ इनको दिखाएं, बोले कि हम लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल है वहां दिखाए हैं, डॉक्टर साहब 25,000 मांगे, मेरे पास पैसा नहीं है। हम कहे चलिए, गोदी उठा के रोड पर आते हैं, मेरे पास भी पैसा नहीं था, और जैसे ही ऑटो कर रहे थे उनके पापा, साइकिल से, एक टूटी फूटी साइकिल से, दादा उनका चेहरा नहीं याद है, बोले कोई दिक्कत है क्या? हमको नहीं कोई दिक्कत नहीं। बोले हाँ, हमको तो लगा हमको कोई दिक्कत नहीं। और वो दादा जब उसके पापा आए कि अमन भैया आओ, खजूरी का ऑटो हो गया, तो उनसे पूछे कोई दिक्कत? कहे हाँ। तो बोले क्या दिक्कत? कहे सर बस वो 500 का जो भी पैसा था वो ऐसे हाथ में दिए और चले गए। जब हॉस्पिटल हम पहुंचे तो गिने तो उसमें 25,000 रुपया था। तो ये अच्छा, अभी वो जब उनका फोटो ऐसे लेना चाहें वो फोटो भी नहीं आया, धुलमिला हो गया, गायब हो गए। तो वो कभी ना कभी भगवान ही रहे होंगे। और 25,000 रुपया से उस बच्चा अब अपने घर में बड़ा हो गया है, 5-6 साल का हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे कई घटनाएं अक्सर होता है, जो सोचते हैं कि जैसे किसी को सोचते हैं कि ये आदमी मिल जाए या कोई, तो मेरा देर है मेरा सोच के माध्यम से पूरा हो जाता है। अमन जी, आने वाले 5 सालों में आप खुद को कहाँ और कैसे देखते हैं, और कोई ऐसा सपना, जो बड़ा सपना जिसे आप पूरा करना चाहते हो? देखिए, हमारा सपना तो कोई नहीं, जैसे अभी तक हमारा प्रभु रास्ता बनाते गए, आगे भी ऐसे जहां तक ले जाएंगे वहां तक जाएंगे। हम योजना बनाने के पक्ष में नहीं रहते हैं, योजना अपने आप बन जाए तो बहुत अच्छा रहता है, इसी पक्ष में रहते हैं। अमन जी की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि इंसान अगर चाहे तो अकेले दुनिया भी बदल सकता है। अमन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ अपनी इस जीवन यात्रा को शेयर करने के लिए। और आपकी कहानी हजारों लोगों को प्रेरित करेगी और लोगों को नेकी की ओर एक चिंगारी उनके अंदर प्रज्वलित करेगी। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।